नमस्कार। अगर आप लोग टारगेट विथोर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की पेपर सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड वित्तीय प्रबंधन, शैक्षिक एवं समय प्रबंधन, यह आपका आज का टॉपिक है साथी। एक ही क्लास में पूरा कंटेंट हो जाएगा खलास, क्योंकि आपकी परीक्षा है पास। अब देखिए, तो पूरा कंप्लीट कंटेंट क्या है, पूरा कंप्लीट कंटेंट प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। अध्यायवार जो चैप्टर वाइज कुछ परिचय है उसको मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद में आपको आगे ले चलता हूं। देखिए, यह अध्याय परिचय है। यह अध्याय जीवन के 3 महत्वपूर्ण संसाधनों धन, शिक्षा और समय के प्रबंधन पर आधारित है। इनका सही उपयोग व्यक्ति के जीवन में सफल और संतुलन लाता है। वित्तीय प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन, समय प्रबंधन, महत्वपूर्ण बिंदु वगैरह हैं। इनके महत्वपूर्ण प्रश्न भी इनसे जो बनते हैं। उसके बाद में तीनों प्रबंधनों में अंतः संबंध है। वित्तीय, शैक्षिक और समय प्रबंधन एक दूसरे से जुड़े हुए, इनका संतुलन उपयोग व्यक्ति के समग्र विकास में सहायक होता है। आइए देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है इनका। निष्कर्ष, धन, शिक्षा और समय ये तीनों जीवन की सफलता के लिए आवश्यक हैं। इनका सही प्रबंधन व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति में क्या करता है, मदद करता है। एक नज़र में देखिए, शिक्षा, वित्त, समय और लक्ष्य। उसके बाद में साथी मैं आपको ले चलता हूं, आपको अपने कंटेंट की तरफ। मैंने आपको अभी बता ही दिया कि वित्तीय प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन और समय प्रबंधन एक ही क्लास में हो जाएंगे खलास, क्योंकि पेपर है आपके बहुत नज़दीक और पास। ठीक है साथी, मैं आपको ले चलता हूं कंटेंट की तरफ। देखिए साथी, आज का हमारा कंटेंट है, हमारा टॉपिक है वित्तीय, शैक्षिक एवं समय प्रबंधन, फाइनेंशियल, एजुकेशनल एंड टाइम मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या आता है, वित्तीय प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा। देखिए ध्यान से, वित्तीय प्रबंधन का अर्थ होता है धन के स्रोतों की प्राप्ति, सदुपयोग, नियंत्रण और लेखा जोखा का रखना। परिभाषा, वित्तीय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें वित्तीय संसाधनों की योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण किया जाता है ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। यह वित्तीय प्रबंधन है। चलिए आपको ले चलते हैं वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति, क्रम वाइज। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, क्रम वाइज मैं आपको दिखाता हूं वित्तीय प्रबंधन की क्या है प्रकृति। वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति, नेचर, यह एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। यह भविष्य उन्मुखी होता है, यह लचीला होता है, यह सर्वव्यापी होता है, यह सभी स्तरों पर कार्य करता है। वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र, स्कोप, धन का स्रोत निर्धारण होता है, धन का बजट बनाना, धन की प्राप्ति और संग्रहण करना, धन का व्यय उपयोग करना, लेखा जोखा एवं लेखा परीक्षण, वित्तीय नियंत्रण एवं क्या है, मूल्यांकन करना। उसके बाद में साथी आता है वित्तीय स्कूल। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, सीमित संसाधनों का अधिकतम उचित उपयोग करना, विद्यालय के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, अपव्यय और अनियमितता की रोकथाम करना, छात्रों के लिए बेहतर प्रयोग शैक्षिक वातावरण उपलब्ध करवाना। यह स्कूल वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य हैं। विद्यालय में इस प्रकार का वहां पर उद्देश्य होना चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन, शिक्षण सामग्री, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पुस्तकें, उपकरण आदि की क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। गतिविधियां, शैक्षिक भ्रमण, प्रतियोगिताओं हेतु धन का प्रबंधन, समय समय पर जो गतिविधियां होती है, शैक्षिक भ्रमण किया जाता है, लोग बच्चों को टूर लेके जाते हैं, विद्यालय के स्टाफ, टीचर। प्रतियोगिताओं हेतु धन का प्रबंधन, जो बीच बीच में प्रतियोगिता कराई जाती हैं उसके लिए धन का प्रबंधन करवाना। संसाधनों का उचित उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। यह जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन बहुत सहायता करता है। विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन स्कूल, इसमें क्या है, विद्यालय में
प्राप्त सभी प्रकार के धन का नियोजन, उपयोग, लेखा जोखा एवं नियंत्रण करवाना यह विद्यालय प्रबंधन का काम है। यह प्रबंधन विद्यालय की आवश्यकताओं एवं लक्ष्यों के अनुरूप किया जाता है। विद्यालय अनुदान, स्कूल ग्रांट, सरकार प्राधिकरण द्वारा विद्यालय को दी जाने वाली राशि या वेतन, मरम्मत, रखरखाव, शैक्षिक सामग्री आदि पर व्यय की जाती है। निर्धारित नियमों के अनुसार उपयोग आवश्यक होता है। तो विद्यालय अनुदान में क्या क्या मैंने आपको बताया कि विद्यालय की मरम्मत करवाना, विद्यालय के रखरखाव, विद्यालय शैक्षिक सामग्री आदि पर जो पैसा खर्च किया जाता है वो विद्यालय अनुदान के विद्यालय ग्रांट देखता है। आइए मैं 7वां पॉइंट आपका क्लियर कर दिया हूं। अब चलते हैं आपके 8वें पॉइंट पर साथी। 8वां पॉइंट है शिक्षक अनुदान टीएलएम, टीचिंग ग्रांट या टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षकों का शैक्षिक गतिविधियां हेतु दी जाने वाली राशि टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के निर्माण एवं उपयोग के लिए यह किया जाता है। नवाचार एवं शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। वित्तीय प्रावधान एवं कार्य प्रक्रिया, आय के स्रोतों का निर्धारण करवाना, बजट निर्माण एवं अनुमोदन करवाना, धन की प्राप्ति एवं रसीद निर्गमन करना, आवश्यकता अनुसार व्यय की स्वीकृति, भुगतान वाउचर एवं बिलों का रखरखाव करवाना, लेखा पुस्तकों में प्रविष्टि एवं लेखा परीक्षण करवाना। यह वित्तीय प्रावधान और कार्य प्रक्रिया है। मतलब विद्यालय में कितना पैसा आया है, कितना खर्च हुआ है, कहाँ पर कितना खर्च किए हैं, कितना बचा है, कौन सा वाउचर है, कितना भुगतान किए हैं, कितने भी मतलब बजट में बचे हुए हिस्से हैं। तो इन प्रकार का प्रावधान वित्तीय प्रबंधन कार्य की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देने योग्य बातें, आय व्यय में पारदर्शिता रखें। मतलब आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो आप लेन देन कर रहे हैं वो बहुत पारदर्शी होना चाहिए, उसमें कोई ओल झोल नहीं होनी चाहिए। सभी रसीदों वाउचरों को सुरक्षित रखें ताकि कभी भी अधिकारी के सामने आपको अगर दिखाना पड़ जाए तो आप साक्ष्य दिखा सकें। बजट के अनुसार ही व्यय करें, मतलब आपके पास जो बजट है उसी अनुसार आप खर्चा करें। सरकारी नियमों आदेशों का पालन करें, जो सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं उनके नियम और आदेश का पालन करना चाहिए। अगर पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। नियमित लेखा परीक्षण कराएं, मतलब समय समय पर क्या लेखा परीक्षण करवाना जरूरी होता है। आइए प्रधानाध्यापक का दायित्व, प्रिंसिपल का दायित्व क्या होता है, वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना। जो वित्तीय नियम है उनका पालन क्या है, सुनिश्चित करना। धन के नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना प्रधानाध्यापक का कार्य होता है। बजट का निर्माण एवं क्रियान्वयन रखवाना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, मतलब जो विद्यालय में आता है और खर्चा होता है उसका लेखा जोखा रखना। और यह जो है विद्यालय में जो विद्यालय का मुखिया प्रधानाध्यापक होता है उसके पास होता है। धन के उचित उपयोग एवं संरक्षण की देखरेख करना, लेखा परीक्षण में सहयोग करना एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अगला पॉइंट है विद्यालय को समुदाय से धन प्राप्त, फंड्स जो प्राप्त होता है कमेटी के माध्यम से, समुदाय के माध्यम से। स्वैच्छिक दान, अपने इच्छा अनुसार जो लोग दान देते हैं विद्यालय के प्रति। सहयोग राशि, सदस्यता। उसके बाद में विद्यालय विकास समिति एसएमसी के माध्यम से संग्रहित छात्रों में तथा विद्यालय विकास कार्यों में उपयोग, दाता को रसीद देना अनिवार्य माना जाता है। तो इस प्रकार से प्रधानाध्यापक और विद्यालय में समुदाय में प्राप्त धन जो होते हैं ये सब आपके कंप्लीट होते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है नंबर 13, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम स्कूल प्रॉपर्टी। विद्यालय भवन, मैदान, कक्ष आदि का उपयोग करना, भाड़ा देना। विद्यालय की दुकान, पुस्तकालय, फोटोकॉपी, पानी आदि से जो है आता है आय व्यय होता है उसको अर्जित करना। इस आय का उपयोग विद्यालय के शैक्षिक एवं विकास कार्यों के लिए क्या होता है, किया जाता है। सही वित्तीय प्रबंधन से विद्यालय की गुणवत्ता शिक्षा होती है, सुचारू संचालन एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। तो इस तरीके से आपका यह वित्तीय प्रबंधन कंप्लीट होता है। साथ ही मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी आती है शैक्षिक प्रबंधन। वित्तीय धन प्रबंधन के बारे में हो गया। अब देखिए एजुकेशनल मैनेजमेंट, धन को आपने मैनेजमेंट किया, इसके बारे में आपने देखा। अब देखिए शिक्षा को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है इसके बारे में जानिए। कक्षा कक्ष प्रबंधन,
कक्षा कक्ष प्रबंधन से तात्पर्य है कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियां को सुनिश्चित ढंग से संचालित करने, अनुशासन बनाए रखने, विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने तथा अधिगम के अनुकूल परिवेश तैयार करने की प्रक्रिया से माना जाता है। मतलब अनुशासन सहयोग सफलता होती है किसमें? कक्षा कक्ष प्रबंधन में। देखिए बच्चे क्या हैं, इस क्लास में बहुत ही अनुशासित तरीके से बैठे हुए हैं, मैम पढ़ा रही हैं, तो क्या है? अनुशासन सहयोग सफलता है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है साथी, कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य। इनके प्रबंधन के उद्देश्य भी होते हैं अनुकूल एवं सुरक्षित अधिगम वातावरण का क्या करना है? निर्माण करना। विद्यार्थियों में अनुशासन और आत्म नियंत्रण का क्या करना है? विकास करवाना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली सुचारू बनाना, विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागिता एवं रुचि बढ़ाना, समय साधन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना। अगला पॉइंट हमारा आता है कक्षा कक्ष के प्रबंधन के सिद्धांत। अब इनके देखिए कुछ सिद्धांत भी ऐसे हैं, उसको भी देखिए। उद्देश्य परकता। उद्देश्य परकता में क्या है? प्रबंधन कक्षा के शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हो। छात्र केंद्रितता मतलब छात्र को केंद्र मानकर पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को, रुचियों और क्षमताओं के पर क्या होना? जो ध्यान देकर उनको समझाना चाहिए। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, परिस्थितियों के अनुसार प्रबंधन में परिवर्तन करने की क्षमता होना चाहिए। सकारात्मकता, सकारात्मक व्यवहार, प्रोत्साहन और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। सहभागिता, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। निरंतरता, लगातार प्रबंधन गतिविधियां सतत एवं नियमित रूप से संचालित हो, जिससे कोई समस्या कक्षा कक्ष में प्रबंधन के सिद्धांत में कोई दिक्कत, कोई बाधा ना आए। अगला पॉइंट आता है कक्षा कक्ष प्रबंधन का विस्तार। अब देखिए क्या है कक्षा कक्ष प्रबंधन का विस्तार क्या है? भौतिक वातावरण का प्रबंधन। भौतिक वातावरण का प्रबंधन क्या है? जो विद्यालय में डेस्क बेंच, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये सब चीजें उनका प्रबंधन कराना। समय का प्रबंधन करवाना, समय को एडजस्ट करना, टाइम टेबल बनवाना। शैक्षिक गतिविधियों का प्रबंधन, जो साल भर में जो गतिविधियां पढ़ाने के समय दौरान होती हैं उसका भी प्रबंधन कराना। व्यवहार का प्रबंधन, बच्चे का व्यवहार शिक्षक के प्रति कैसे, शिक्षक का व्यवहार बच्चे के प्रति कैसे है, अभिभावक का, तो इस प्रकार से इसका भी प्रबंधन करना। संसाधनों एवं सामग्री का प्रबंधन करना। अगर आपके विद्यालय में पुस्तकालय है और पुस्तकालय के साथ साथ आपके यहाँ कैंटीन है, तो उस कैंटीन में इरेजर, शार्पनर, पेन है कि नहीं है, बच्चे यहाँ से खरीद रहे हैं, बाहर से लेके आ रहे हैं। संसाधन जितने हैं पढ़ने के लिए, पुस्तकालय में जो किताबें हैं उसके लिए, तो यह जो है आपको समय से क्या करना है, इसको प्रबंधन करना पड़ेगा और कराना उचित होता है। विद्यालय एवं प्रक्रिया का प्रबंधन करना, मतलब जो मूल्यांकन प्रक्रिया होता है उसका भी प्रबंधन करना। जैसे क्या है मूल्यांकन प्रक्रिया, समय पर FA1, FA2, FA3, FA4 की परीक्षा करवानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि FA1 की जगह पर आप FA2 करवा दीजिए और FA3 की जगह पर FA4, ये गलत है। आप उनको समय समय पर टेस्ट वगैरह करवाते रहिए और तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा समय समय पर यहाँ होनी चाहिए। इसका भी प्रबंधन कौन करता है? तो कक्षा कक्ष प्रबंधन का विस्तार के अंतर्गत यहाँ आता है, विद्यालय शामिल करता है। चलिए आपको ले चलते हैं आगे। अब देखिए कक्षा कक्ष प्रबंधन में आने वाली समस्याएं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं भैया कक्षा कक्ष में? अधिक विद्यार्थियों की संख्या, अगर विद्यालय में एक सेक्शन में 40 बच्चों के अलावा आप 70 बच्चों को बैठा देंगे तो विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने का कारण क्लास में क्या होगी? अनियमितता होगी, दिक्कतें होंगी, समस्याएं उत्पन्न होंगी। विद्यार्थियों में विविधता, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एक समान नहीं होते हैं। अनुशासनहीनता करने लगते हैं बच्चे, सीमित समय नहीं हो पाता है एडजस्ट, अपर्याप्त संसाधन हो जाते हैं, डेस्क बेंच की कमी हो जाती है। अगर बच्चे की बैठने की क्षमता 40 लोगों की है और उसमें 80 बैठा दो तो कहाँ से बैठ पाएंगे बच्चे? नहीं बैठ पाएंगे ना। शिक्षक का समय प्रबंधन, मतलब शिक्षक का प्रबंधन भी समय समय पे करना चाहिए। ये नहीं है कि क्लास में जो है एक क्लास चल गई, दूसरी तीसरी क्लास खाली है, फिर चौथी क्लास सोते हुए कोई टीचर पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिभावकों का सहयोग न मिलना, अगर कभी भी बच्चे के प्रति अभिभावक और विद्यालय के प्रति अभिभावक का सहयोग न मिले तो भी समस्या होती है।
बाहरी व्यवधान, शोर वातावरण, स्कूल ऐसे जगह पर होना चाहिए जिससे कि बाहरी वातावरण में कोई कोलाहल शोरगुल ना हो। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में विद्यालय खोल दिए हैं और बगल में वहीं पर रामलीला हो रहा है, तो इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शांत और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। कच्चा कच प्रबंधन समस्याओं का समाधान, स्पष्ट नियम एवं दिनचर्या बनाना, विद्यार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार एवं संवाद करना। विद्यार्थियों के साथ क्या है, अच्छा व्यवहार करिए, हाँ बेटा ऐसे करना है वैसे करना है, प्यार मोहब्बत से बता करके उनसे कॉन्ट्रैक्ट मतलब उनका जो इन अंतः क्रिया है वह जो है उनसे वार्तालाप करके अच्छे से करना चाहिए। प्रोत्साहन एवं सकारात्मक अनुशासन का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण को रोचक एवं गतिविधि आधारित बनाना चाहिए। समय का सुचारू रूप से नियोजन और उपयोग करना चाहिए। कक्षा में संसाधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए। अभिभावकों को निरंतर संपर्क एवं सहयोग बनाना। स्वयं का निरंतर आत्म मूल्यांकन एवं सुधार करना, यह जो है कक्षा कक्ष प्रबंधन समस्याओं का समाधान के अंतर्गत आता है। अब देखिए साथी, आपका अगला हमारा लास्ट पॉइंट है, इसमें समझिए, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैनेजमेंट। शिक्षण अधिगम समय से प्रबंधन का तात्पर्य होता है अधिगम के लिए रख रखाव प्रभावी उपयोग की प्रक्रिया से है। योजना, आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री की योजना बनाना। चयन, उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्त सामग्री का चयन करना। निर्माण, स्थानीय संसाधनों के लिए कम लागत में सामग्री तैयार करना। संग्रह, संग्रहण, सामग्री को सुनिश्चित करना, उसके रूप में व्यवस्थित करके आप उसको रखना। रख रखाव, सामग्री की नियमित जांच, मरम्मत एवं जांच संरक्षण करवाना। उपयोग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से उपयोग क्या करना चाहिए। इस तरीके से उचित सामग्री बेहतर शिक्षण प्रक्रिया अधिगम बेहतर अधिगम उज्जवल भविष्य की कामना होती है। तो यह आया हमारा साथी क्या है, आपका शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन आपका कंप्लीट होता है। मैं आपको ले चलता हूं आपके अगले टॉपिक पर, अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं अगली स्लाइड, अधिगम सामग्री प्रबंधन। शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन के उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या है। शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन के उद्देश्य में शिक्षण की को प्रभावी, रोचक और सार्थक बनाना, शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करना, समय श्रम और धन की बचत करना, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना, विभिन्न विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शिक्षण सामग्री का सही उपयोग करना, संरक्षण और रखरखाव करना, विद्यालय में संसाधनों का सुव्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित करना। शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन में शिक्षण की भूमिका क्या, उनकी भूमिका है। आवश्यक शिक्षण सामग्री का चयन करना, शिक्षण सामग्री का समय निर्माण एवं संग्रह करना, उसके बाद में सामग्री का उचित उपयोग करना, विद्यार्थियों को सामग्री के उपयोग के लिए प्रेरित करना, नवीन एवं स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना, सामग्री के प्रभाव को क्या करना, प्रभाव का मूल्यांकन करवाना। आइए लाता है लर्निंग कार्नर। लर्निंग कार्नर में क्या होता है, लर्निंग कार्नर कक्षा एक विशेष रूप से क्षेत्र होता है जहां विभिन्न शिक्षण सामग्री आकर्षक रूप से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया की जाती है ताकि विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सीख सके और खोज सके। लर्निंग कार्नर होता है। उसके बाद पाठ्य पुस्तकें। टेक्स्ट बुक में पाठ्य पुस्तकें वह पुस्तकें होती हैं जिन्हें विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद में पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं। पाठ्य पुस्तक का क्रमानुसार में उद्देश्यपरक होनी चाहिए, सरल, स्पष्ट और रोचक भाषा हो, आयु एवं स्तर के अनुसार उपयुक्त हो, सत्य, वैज्ञानिक और नवीन जानकारी पर आधारित हो, आकर्षक चित्रों, तालिकाओं, चार्ट आदि से युक्त हो। ऐसा नहीं है कि उसमें खाली वे सादा सादा ऐसे छपा हुआ है, वह जो है रंग बिरंगा हो। अभ्यास, प्रश्न, गतिविधियों शामिल होनी चाहिए। मूल्य परक एवं समायिकी विधियों का समावेश होना चाहिए। उसके बाद में साथी आपको चलते हैं लेकर के पाठ सामग्री के चयन के सिद्धांत है। आइए पाठ सामग्री के चयन के सिद्धांत में क्या है। इसके सिद्धांत में पाठ्यक्रम की अनुरूपता होनी चाहिए, विद्यार्थियों की आयु स्तर की अनुकूलता होनी चाहिए, भाषा की सरलता एवं स्पष्टता हो, विषय वस्तु की शुद्धता और वैज्ञानिकता हो, चित्रों में सहायक सामग्री का उपयोगिता की जाए। उसके बाद में मूल्य, शिक्षा एवं जीवन उपयोगी ज्ञान का क्या समावेश होना चाहिए, लेखक एवं प्रकाशक की क्या होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए।
पाठ्य पुस्तकों का प्रबंधन, पुस्तकों की प्राप्ति, सूचनाकरणी एवं अभिलेखन, पुस्तकों का वितरण एवं उपयोग करना चाहिए, पुस्तकों का संरक्षण रख रखाव होना चाहिए, नियमित जांच मरम्मत, पुस्तकों का समय समय पर क्या होना चाहिए, पुनः संग्रह होना चाहिए, पुस्तकों की उचित भंडार होना चाहिए, पुस्तकों की हानि एवं क्षति पर रोकथाम होनी चाहिए। तो यह क्या है, लाइब्रेरी है। क्या है साथी, लाइब्रेरी पुस्तकालय। अब आइए कार्य पुस्तिकाएं। कार्य पुस्तिकाएं वो पुस्तकें होती हैं जिनमें अभ्यास गतिविधियां एवं प्रश्न दिए जाते हैं जो विद्यार्थियों के ज्ञान को मजबूत करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसके बाद में साथी ये चलता है हमारा आपका कार्य पुस्तिका के उद्देश्य। विद्यार्थियों के ज्ञान के पुनरावृत्ति अभ्यास द्वारा कौशल विकास होना चाहिए, स्व अध्याय की आदत का विकास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कोचिंग ट्यूशन दौड़ दौड़ के पढ़िए तो उससे आपको ज़्यादा नहीं आएगा जब तक आप स्वयं अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में रोचक सीखने को रोचक और व्यवहारिक बनाना चाहिए। मूल्यांकन में सहायक होना चाहिए। कार्य पुस्तिका का प्रबंधन, कार्य पुस्तिका की प्राप्ति और सूचीकरण, विद्यार्थियों को वितरण, कार्य के लिए नियमित उपयोग, जांच एवं मूल्यांकन, सही उत्तरों की पुनरावृत्ति, उसके बाद में समय पर सुनिश्चित करना रखना चाहिए। कार्य पुस्तिका के प्रबंधन में सावधानियां, कार्य पुस्तिका को साफ सुथरा रखें, विद्यार्थियों को नियमित कार्य करने के लिए प्रेरित करें, समय पर जांच एवं प्रक्रिया दें, फटे या क्षैतिज मतलब क्षतिग्रस्त पृष्ठों की मरम्मत करें, कार्य पुस्तिका को सुरक्षित करके उसको रखें। या क्या है, उसकी सावधानी है। शिक्षक संदर्शिका, टीचर गाइड, शिक्षक संदर्शिका वह पुस्तक होती है जिसमें शिक्षकों के लिए पाठ्य योजनाएं, शिक्षण विधियां, गतिविधियां, उत्तर सूची, मूल्यांकन विधियों आदि दी जाती हैं। यह शिक्षक संदर्शिका होती है। शब्दकोश, डिक्शनरी, शब्दकोश वह पुस्तक होती है जिसमें शब्दों के अर्थ, उच्चारण, पर्यायवाची, विलोम, मूल आदि की जानकारी वर्ण क्रमानुसार क्या होती है, दी जाती है, उसको बोलते हैं शब्दकोश। उत्तम शिक्षण सामग्री उत्तम शिक्षा की क्या है, एक पहचान होती है। ठीक है साथी, इस तरीके से आपका हमारा जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन खत्म होता है। आइए आपको ले चलते हैं शैक्षिक प्रबंधन के बाद में आपको समय प्रबंधन की तरफ। अगली स्लाइड हमारी आती है समय प्रबंधन। समय सारणी का अर्थ में परिभाषा बताना है। समय सारणी टाइम टेबल व लिखित कार्यक्रम है जिसमें निश्चित समय में विभिन्न कार्यों जैसे अध्ययन, विश्वास, खेल, भोजन आदि को सुव्यवस्थित ढंग से निर्धारित किया जाता है। परिभाषा, समय सारणी समय के क्रमबद्ध उपयोग की योजना बनाई जाती है, मानी जाती है। यह कार्यों के निष्पादन के लिए समय का पूर्व निर्धारण होता है। यह दैनिक, साप्ताहिक, मासिक कार्यों का व्यवस्थित कार्यक्रम माना जाता है। यह समय का सर्वोत्तम उपयोग करने का क्या है, साधन है। समय सारणी के उद्देश्य, समय का सदुपयोग करना चाहिए, कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना चाहिए, अध्ययन में नियमितता और निरंतरता बनाए रखना चाहिए। उसके बाद समय की बचत करना, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करना, तनाव कम करना और मानसिक शांति प्रदान करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। उसके बाद में साथी हमारा आता है अगला पॉइंट है समय सारणी के प्रकार। आइए आपको समय सारणी के प्रकार के बारे में बताते हैं। टाइम टेबल, टाइप्स ऑफ टाइम टेबल, दैनिक जीवन की समय सारणी। तो दैनिक समय सारणी में क्या होता है, एक दिन के कार्यों की योजना बनाना। एक दिन के कार्य में क्या क्या आप योजना बनाएंगे, इसके लिए साप्ताहिक समय सारणी, एक सप्ताह के कार्यों की योजना बनाना। मासिक समय सारणी में एक महीने की। शैक्षिक समय सारणी, पाठ्यक्रम परीक्षा की तैयारी हेतु। व्यक्तिगत समय सारणी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए यह जो है सारणी बनाना चाहिए। समय सारणी की आवश्यकता एवं महत्व, यह समय के दुरुपयोग को रोकती है, कार्य करने में पूरे होते हैं, अध्ययन में रुचि और नियमितता आती है, साफ लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलती है, परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से होती है, आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। उसके बाद में इससे अनुशासन और संतुलन बना रहता है, सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती रहती है। समय सारणी बनाते समय ध्यान योग्य बातें, क्या क्या ध्यान योग्य देने वाली बातें होती हैं, आइए देखिए। अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों को स्पष्ट करें, महत्वपूर्ण कार्यों को पहले स्थान दें, अध्ययन, विश्वास, खेल, भोजन आदि का संतुलन रखें, यथार्थवादी और व्यवहारिक योजना बनाए रखें, कठिन विषयों के लिए अधिक समय दें, लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी को शामिल किया जा सके, समय समय पर समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करें, स्वयं की क्षमता और समय को क्या करने ध्यान में रखा जा सके। आइए उसके बाद में समय सारणी का निर्माण, अपने सभी कार्यों की सूची बनाएं, जो आप काम कर रहे हैं उनको आप क्या बनाइए,
एक सूची बनाइए। प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक समय निर्धारित करें। कार्यों को महत्व के अनुसार क्रमबद्ध बनाए रखें। समय सारणी का प्रारूप फॉर्मेट तैयार करके रखें पहले से ही। अध्ययन, विश्वास, खेल, भोजन, नींद आदि के समय तक तय करें। कठिन कार्यों के लिए ऊर्जा वाले समय का चयन करें। योजना का पालन करें और अनुशासन बनाए रखें। नियमित रूप से मूल्यांकन करें और क्या करें, सुधार करें। इस तरीके से साथ ही आपका जो है आप यह समय प्रबंधन, एक पहली स्लाइड कंप्लीट होती है। मैं आपको समय प्रबंधन की दूसरी स्लाइड को दिखाता हूं, आप समझिए। देखिए समय प्रबंधन में वही सब चीजें हैं, समय सारणी के प्रकार हैं, मैंने आपको बताया। अब देखिए समय सारणी में दैनिक जीवन में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, आप इसको देखिए क्या होता है इम्पॉर्टेंट, इसको देखने का प्रयास कीजिए। समय सारणी का क्या है निर्धारण, यही जो है इस स्लाइड में इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए इसको, समय सारणी का क्या है निर्माण। प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल, अपने लक्ष्य और आवश्यकताओं को लिखें। सभी कार्यों की सूची बनाएं। समय का विभाजन करें, 24 घंटे में प्रत्येक कार्य के लिए समय निर्धारित करें। समय सारणी लिखें और दीवार पर लगाएं। पालन करें, समीक्षा करें और सुधार कर सकें। उसके बाद में साथी आइए चलते हैं, बताते हैं उदाहरण। दैनिक समय सारणी एग्जाम्पल, डेली टाइम टेबल क्या जो है आता है। देखिए सुबह के समय 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में क्या है आपको उठना है, प्रार्थना करना, ध्यान देना है। 6 बजे 7 बजे तक व्यायाम योग करना है। 7 से 8 स्नान नाश्ता तैयारी करना है। 8 से 10 अध्ययन कठिन विषय करना है। 10 से 10:30 विश्राम करना है, आराम करना है। 10:30 से 12:30 अध्ययन फिर अन्य विषय पर करना है। 12:30 से 1 बजे तक भोजन विश्राम करना है। 1:30 बजे से 3:30 बजे तक अध्ययन प्रोजेक्ट कार्य करना है। उसके बाद में 3:30 से 4 बजे तक नाश्ता और क्या है विश्राम करना है। फिर उसके बाद में 4 बजे से 5:30 बजे तक खेल कूद आउटडोर एक्टिविटी करके आपको खेलना कूदना है। 5:30 से 7 बजे तक पुनरावृत्ति उसको फिर रिवीजन करना है। उसके बाद में 7 से 8 भोजन और परिवार के साथ समय देना है। 8 से 9 हल्का अध्ययन करिए और पठन करिए, ठीक है। फिर 9:30 से 10 बजे के बीच दिन की समीक्षा और अपने अगले दिन की क्या करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। आपका यह दिन की समीक्षा और अगले दिन की योजना बनाना चाहिए। फिर क्या है रात 10 बजे क्या है सो जाना चाहिए। यह जो है आपका 24 घंटे का पूरा एक शेड्यूल है, टाइम टेबल है। साथी आपको मैं इसको दिखा दिया हूँ, उसके बाद ले चलता हूँ अगली स्लाइड की, ठीक है। आती है अगली स्लाइड को देखिए। पाठ्यसागामी क्रियाओं का क्या है प्रबंधन है। इसमें पाठ्यसागामी क्रियाओं का प्रबंधन है, अर्थ बताना है। अर्थ वे गतिविधियां जो पाठ्यक्रम से जुड़ी होने के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में आयोजित की जाती है, पाठ्यसागामी क्रियाएं कहलाती हैं। परिभाषा, ये क्रियाएं पाठ्यक्रम का पूरक सहायक होती है। ये विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी और व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं। इनका उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं बल्कि जीवन को उपयोगी बनाना होता है। पाठ्यसागामी क्रियाओं के उद्देश्य, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन कर देना, नेतृत्व क्षमता, सहयोग भावना और सामाजिक गुणों का विकास करना, रुचि, प्रतिभा और सृजनात्मकता को उभारना, चरित्र निर्माण और अनुशासन की भावना को विकसित करना, अवकाश का सदुपयोग करना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और नैतिक विकास करना होता है। उसके बाद में चलिए आपको ले चलते हैं पाठ्यसागामी क्रियाओं के आयोजन की आवश्यकता। केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित शिक्षा अपूर्ण है। उसके बाद में साथी विद्यार्थियों की विविध क्षमताओं की पहचानने के निखारने के लिए होता है। विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए मौका देना चाहिए। सामाजिक समायोजन, व्यवहारिक कौशल विकसित करने के लिए उनको आवश्यकता होती है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और टीम भावना को बढ़ाने के लिए जो है पाठ्यसागामी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। मानसिक तनाव दूर करने के आनंददायक वातावरण बनाना चाहिए, मतलब बच्चे को कोई प्रेशर ना होना चाहिए, उनको खेल खेल में चीज़ें सीखना जरूरी होता है। अगला पॉइंट हमारा आता है, अगला पॉइंट है साथी क्या पाठ्यसागामी क्रियाओं की उपयोगिता है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। उसके बाद में आत्मविश्वास, नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।
विचार कौशल, संचार कौशल और अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि होती है। विद्यालय के प्रति लगाव, अनुशासन की भावना बढ़ती जाती है। विद्यार्थियों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता जाता है। भविष्य में सफल नागरिक बनने में सहायता मिलती है। उसके बाद आता है पाठ से आगामी क्रियाओं का संगठन। विद्यालय स्तर पर आगामी क्रियाओं को योजना बनाई जाए या सहगामी क्रिया प्रभारी समिति का गठन किया जाए। विभिन्न क्रियाओं का वर्गीकरण समय निर्धारण किया जाए। आवश्यक साधन उपकरण और स्थान की व्यवस्था की जाए। विद्यार्थियों की रुचि क्षमता के अनुसार समूह बनाए जाए। नियमित मूल्यांकन और प्रतिवेदन तैयार किए जाएं। पाठ आगामी क्रियाओं के संचालन में ध्यान देने योग्य बातें, सभी विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर दिया जाए। क्रियाएं विद्यार्थी की आयु, रुचि और क्षमता के अनुसार हो। सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान रखा जाए। क्रियाओं में संतुलन शैक्षिक और मनोरंजन दोनों होना चाहिए। अनुशासन, समय पालन और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। तो इस तरीके से आपका जो है पाठ से आगामी क्रियाएं आती हैं। पाठ से आगामी क्रियाओं के प्रकार क्या क्या है? शारीरिक क्रियाएं, अब देखिए इसको क्या है। शारीरिक खेल कूद, योग, व्यायाम, पीटी, ड्रिल, ये सब क्या है? बच्चा शारीरिक क्रियाएं करता है। सांस्कृतिक क्रियाएं संगीत, नृत्य, नाटक, वाद विवाद, कविता पाठ। सामाजिक क्रियाएं स्काउट गाइड, एनसीसी, सामुदायिक सेवा, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर होती हैं। बौद्धिक क्रियाएं में क्विज प्रतियोगिता, सेमिनार, विज्ञान प्रदर्शन, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता। रचनात्मकता में चित्रकला, हस्तकला, मॉडल निर्माण, सृजनात्मक लेखन। विविध पाठ सामग्री क्रियाएं, विविध पाठ सामग्री की क्रियाएं क्या है साथी? आप देखिए, प्रार्थना सभा, प्रार्थना के समय, ध्वजारोहण, बाल सभा, विद्यालय पत्रिका, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, योग, ध्यान, शैक्षिक भ्रमण, विज्ञान प्रदर्शनी, कैरियर मार्गदर्शन, कला एवं शिल्प, दीवार पत्रिका, भाषण प्रतियोगिता, नाटक मंचन, वृक्षारोपण, पुस्तक पाठन। पाठ से आगामी क्रियाएं शिक्षक की वह सीढ़ी है जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व को ऊंचाइयों तक क्या करती है? पहुंचाती जाती है। तो इस तरीके से साथी आपका जो है या पाठ से आगामी क्रियाओं का प्रबंधन खत्म होता है। वो बहुविकल्पी प्रश्न कराने के लिए चल रहा हूँ। ठीक है साथी, आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न को देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा जरूर। खाते हैं अगली स्लाइड पर आपका बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष कितना अनुदान प्रदान किया जाता है? तो मतलब जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जूनियर 6 से 8 वाले विद्यालय, उनको 6 से 8 वाले विद्यालय को कितना अनुदान प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष से, हर साल? तो कितना? 7,000 उनको अनुदान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, टीएलएम के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को राशि प्रदान की जाती है। जो टीएलएम के अंतर्गत जो अध्यापक को राशि मिलती है वह कितना मिलती है? 500 रुपया। कितना मिलती है? 500 रुपया मिलती है। कितना मिलती है साथी? टीएलएम के लिए कितना मिलता है? प्रत्येक अध्यापक को, हर अध्यापक को कितना मिलता है? 500 रुपया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र को किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। किसका है? तो यह डिफिनीशन किसका है? किस महोदय का है? यह डिफिनीशन किसका है साथी? डगलस का है, लैंज का है कि बेकन का है? किसका है बताइए आप लोग? लैंज का है। किसका है साथी? लैंज महोदय का है। ठीक है, यह जो है लैंज महोदय, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में आपको ले चलते हैं साथी अगले स्लाइड पर। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा, आप इसको देखिए बहुत ध्यान से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है जो उनकी विभिन्न क्रियाओं तथा उनके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। तो यह जो है किसका कथन है? तो जसवंत सिंह का है। किसका है साथी? जसवंत सिंह का है। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं, साक्षरता कार्यक्रम, एनएसएस, स्काउटिंग और गाइडिंग, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी। कविता पाठ, नृत्य, संगीत, गीत गायन आदि आते हैं। यह किसके अंतर्गत आते हैं? तो सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? जिसमें नाच गाना होता है, तो सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन। शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्या नहीं आता है? शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत क्या नहीं आता है? खेल आएगा, पीटी आएगी, योगा, लेकिन क्या है? निबंध लेख नहीं आएगा। इसमें पूछा है नहीं, तो डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं साथी
अगला क्वेश्चन हमारा है, पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग है जिनका कार्य एक नियोजित संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना है। कथन किस आयोग ने कहा है? तो यह किसका कथन है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। किसका साथी? माध्यमिक शिक्षा आयोग, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आता है सरकार द्वारा विद्यालय को दिए जाने वाले अनुदान। विद्यालय द्वारा जो अनुदान मिलता है, सरकार के द्वारा विद्यालय को जो अनुदान मिलता है, विद्यालय अनुदान, शिक्षक अनुदान, मतलब क्या होते हैं? इसमें सरकार के द्वारा दोनों मिलते हैं, उनको विद्यालय भी मिलता है और उनको शिक्षक मिलता है, सरकार के द्वारा दी जाता है। ऑप्शन नंबर सी। पाठ्यसागामी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है, क्या है? राष्ट्रीय पर शैक्षिक भ्रमण। तो इसमें क्या होगा साथी? ए और बी दोनों, सी ऑप्शन सही है। विद्यालय में संचालित पाठ्यसागामी गतिविधियां प्रकार हैं, कौन सी है? उपरोक्त सभी। इसके बाद में साथी इसी कड़ी में आगे ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 पर। साहित्यिक गतिविधि है, साहित्यिक गतिविधि में कौन सा है? तो साहित्यिक गतिविधि में सारा हमारा कौन सा होगा? कहानी लेखन। क्या होगा? कहानी लेखन, क्योंकि साहित्य नृत्य में होगा नहीं, शैक्षिक में होगा नहीं, उच्चारण में होगा नहीं, कहानी में होगा। उसके बाद में शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन कक्षावार विषयवार किस स्तर पर किया जाता है? तो किस स्तर पर? कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक सी ऑप्शन है। किसके अंतर्गत तैयार टीचिंग एड मॉडल संदर्भ पुस्तकें क्रय की जाती हैं? तो किसके? अस्थाई अस्थाई सामग्री, ए ऑप्शन सही होगा। पाठ्यसागामी क्रियाओं के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए, किसको सौंपना चाहिए? शिक्षकों को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन साथी हमारा यही है, समय सारणी दर्शाती है, क्या दर्शाती है? बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधान अध्यापक के नेतृत्व को, सभी क्रियाकलापों को। तो किसको दर्शाती है? सभी क्रियाकलापों को, ठीक है। समय सारणी सभी को दर्शाती है। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला विशेष शिक्षा अधिकारी द्वारा, अभिभावक के द्वारा। तो किसके द्वारा बच्चों को किताब जो है निःशुल्क में दिलाई जाती है? तो राज्य सरकार की द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों को किताब फ्री में देंगे कि पैसा में देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आज तक अभी तक किताबें जो है राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को निःशुल्क दिलवाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं। कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें, किताबें, कक्षा 1 में कितनी किताबें हैं? 2 किताब है। कितनी? 2 किताब है। कक्षा 1 में किताबों की संख्या कितनी है? 2। समय सारणी से बचत होती है, किसकी बचत होती है? समय और श्रम की, शिक्षण की, व्यय की, आय की। तो किसकी होती है? समय और क्या होती है? श्रम की, बी ऑप्शन सही होगा। कक्ष एवं कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? योजना बनाना। क्या है साथी? योजना बनाना। इस तरीके से आपका पूरा यह कंटेंट या चैप्टर एक ही क्लास में ख़त्म होता है साथी, और पूरा कंटेंट और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ यह चैप्टर आपका ख़त्म होता है साथी। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए साथी। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको परीक्षा तक अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करूंगा 4th सेमेस्टर को, और उसके बाद में 2nd सेमेस्टर की भी। तो दोनों की क्लासें मैं बीच बीच में मैराथन लेके आऊँगा साथी। परीक्षा अभी आप लोग की पासे में है, आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।